जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो आप सभी के लिए साथियों एक ऐसा मॉडल पेपर आपको साथियों समर्पित कर रहा हूं, जिस मॉडल पेपर को साथियों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यूपी पुलिस का एग्जाम साथियों आपसे बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। यहां पर साथियों इस क्लास में सबसे पहले 37 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी के, जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि जिस लेवल की अगर बात करें, जो लेवल आपसे इस बार एग्जाम में आएगा वो लेवल आप इस क्लास में देखेंगे। जैसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद 38 प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के, और फिर साथियों रीजनिंग के प्रश्न, फिर साथियों उसके बाद मैथ के प्रश्न। यानी कि सभी विषयों का अगर निचोड़ की अगर बात करें तो आज की साथियों क्लास में आप लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चंस A1 है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है साथियों इस मॉडल पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो चार तैयारी में, मेरा मानना है साथियों अगर इस मॉडल पेपर को आप देख लेते हैं तो तैयारी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी और तैयारी में आपकी चार चांद साथियों लग जाएंगे। तो पहला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद्र या हरिवंश राय बच्चन ये किस प्रदेश से हैं। यानी कि इन सभी के अगर जन्म की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों इन सभी का जन्म कहां पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और यूपी पुलिस की कई सारी शिफ्ट में मैंने देखा है साथियों कि लेखकों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कभी आपको दे दिया जाता है कि बताइए सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कभी दे दिया जाता है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इन सभी का जन्म साथियों उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ये हरिवंश राय बच्चन कौन है साथियों, ये अमिताभ बच्चन जी के फादर है और ये भी एक लेखक थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, वो इनकी ही रचना है। उसके बाद देखिए साथियों वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है। तो वीर जहां पर साथियों आएगा वहां पर क्रोध नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, वहां पर साथियों उत्साह आएगा। इसलिए वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाता है। निम्न में से स्त्रीलिंग साथियों कौन सा शब्द है। देखिए नृत्य कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। पालन कैसा है, शस्त्र कैसा है। लेकिन शोभा कैसी है, यानी कि शोभा के साथ साथियों कैसी का इस्तेमाल होगा, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, सिंपल सा साथियों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, इस रेखांकित शब्द को आपको बताने साथियों ये क्या है, निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा। देखिए वो शब्द जिन शब्दों को जोड़कर वाक्य में कुछ प्रभावशाली वाक्य बन जाता है। जैसे कि इस परीक्षा को तो मैं पास करता हूं, इसमें कोई खास वाक्य नहीं लगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं इस परीक्षा को तो मैं ही पास कर सकता हूं, अब मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, मैंने यहां पर साथियों ही जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये निपात शब्द हो जाएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूं, मैं परीक्षा में सफल हुई हूं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैं इसमें जोड़ दूंगा मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, तो यह वाक्य साथियों थोड़ा प्रभावपूर्ण लगने लगेगा। यानी कि जिन शब्दों से साथियों वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है वो शब्द आपके निपात कहलाए जाते हैं। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए आदि से लेकर अंत तक इसके लिए साथियों एक शब्द अगर बात करें तो क्या कहा जाता है, आधोपांत कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ। शब्द के दो रूप होते हैं साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शब्द के रूप होते हैं साथियों, कितने रूप होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है दो रूप होते हैं, और कौन कौन से साथियों, ध्वनि और वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों जसोदा हरी पानले झुलावे। अब यहां पर साथियों इस पंक्ति को पढ़कर हमें ऐसा लगा कि मां अपने बच्चे से प्यार कर रही है, उसको झूला झुला रही है। तो कभी भी किसी पंक्ति को आपकर साथियों देखकर ऐसा लगे कि मां का और बच्चे का प्यार है, तो वहां पर साथियों कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे एग्जाम में साथियों बहुत पूछा जाता है कि अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम साथियों क्या होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे अक्षोट होगा। राइट आंसर की अगर बात करें, आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नाक रगड़ना साथियों, इसका मतलब क्या होता है, तो नाक रगड़ने का मतलब नाक में चोट लगना होता नहीं, इज्जत देना होता नहीं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। यानी कि नाक रगड़ना, बहुत उससे गुजारिश करना, उसकी बहुत प्रार्थना करना एक तरीके से। तो आंसर कुल मिला के अगर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। पंच परमेश्वर के साथियों लेखक कौन है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की साथियों यह रचना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें साथियों, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अब मैं आपको साथियों सिर्फ वही कंटेंट दूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डेली साथियों यूपी पुलिस की एक क्लास में डालता हूं जिसमें आपका मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और हिंदी का कंटेंट होता है, और वही क्वेश्चन साथियों मैं डालता हूं जो आपके एग्जाम में आने को हैं। ठीक है ना। चलिए अगर बात करें साथियों, देखिए जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या होते हैं? तो जिसमें साथियों कर्ता की प्रधानता होगी वो वाक्य आपके कर्तृवाच्य होंगे। आंसर आपका किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। साथियों यहां पर अगर बात करें ना, ये जो सूर्य है, इस सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नरेश होता है, कलाधर होता है, सारंग होता है? नहीं साथियों, सूर्य का पर्यायवाची यहां पर क्या होगा? दिनकर जो होता है ना साथियों, सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। चलिए उसके बाद देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? तो साथियों वहां पर तो कौन सा चिन्ह होता है? वहां पर साथियों पूर्ण विराम होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो कठिनाई से मिलता है साथियों उसको क्या कहा जाता है? साथियों उसको कहा जाता है दुर्लभ। आंसर यहां पर जिनका भी हो ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे साथियों क्या कहा जाता है? उसे साथियों उस पत्र को क्या कहा जाएगा? परिपत्र कहा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से तद्भव साथियों शब्द इसमें से कौन सा है? तो अगर बात करें तद्भव शब्द साथियों इसमें से कौन सा है? अचरज जो है ना साथियों, ये तद्भव शब्द है। अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए कि तत्सम शब्द साथियों क्या होगा, तो इसका तत्सम शब्द साथियों आश्चर्य बन जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों शब्द अलंकार है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द अलंकार है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए शब्द अलंकार की अगर बात करें तो ये अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है। लेकिन यमक की अगर बात करते हैं तो यमक साथियों ये शब्द अलंकार है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुंशी इंशाल्लाह खां कौन है साथियों? रानी केतकी की कहानी के रचयिता है, लेखक है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, बाजारूपन का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे? तो बाजार यहां पर एक सार्थक शब्द निकलाएगा, उसके अलावा बड़ा ऊ और पन। ठीक है ना। तो आंसर की अगर बात करें यानी कि संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और आपके एग्जाम में साथियों ये प्रश्न इस बार आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मुहावरे का आपको अर्थ बताना है साथियों। खाना ना पचना कहा जाता है ना भाई, वो जब तक बुराइयां ना कर ले उसका खाना नहीं पचता है। तो कह सकते हैं जब तक वो बुराइयां ना कर ले उसको चैन नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के अगर आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, शाह वर्ण का योग किसके किससे बना है? तो अगर बात करें ये क्या है? ये एक संयुक्त, आप लोग ध्यान रखेंगे, संयुक्त व्यंजन है। तो अगर बात करें साथियों, का हलंत, हलंत भी आएगा का के नीचे, का और शाह से मिलकर साथियों ये बना है। उसके बाद देखिए लंबोदर की अगर साथियों बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास है बताइए? तो इसमें कौन सा समास है साथियों? बहुब्रीहि समास है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी? यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पद्मावत की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ये एक महाकाव्य है और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना जो की है, लेकिन किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है। ये साथियों प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। संगम शब्द की अगर बात करें तो संगम शब्द में साथियों ये उपसर्ग साथियों क्या आएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों, समधन गम हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, और सम यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। आंसर यहां पर सी के साथ। कुंडलिया छंद में होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुंडलिया की अगर बात करें तो दोहा रोला होगा, दोहा रोला से मिलकर बना है एक तरीके से। चौपाई रोला, दोहा और चौपाई, या दोहा और सोरठा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, दोहा और रोला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे साथियों क्या कहा जाता है? तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है साथियों उसे तो तत्पुरुष समास कहा जाता है। आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए एफिडेविट साथियों की अगर बात करें इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कचहरी में साथियों बनता है ये एफिडेविट, जिसको हिंदी में कहा जाता है शपथ पत्र। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो इनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ही साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार किस
किसको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वागीश की अगर आपसे एग्जाम में संधि विच्छेद पूछ ली जाए तो आपका उत्तर साथियों इन चार ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? वक नहीं होगा, वाग भी नहीं होगा। यहां पर अगर बात करें वाक तो सही लिखा हुआ है लेकिन छोटी ई है इसलिए गलत हो जाएगा। वाक धन ईश हो जाएगा साथियों वागीश का संधि विच्छेद और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द साथियों यहां पर क्या हो सकता है बताइए? तो जो कुछ ना जानता हो उसको तो साथियों हम लोग अज्ञ ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अज्ञ ही कह सकते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। वाच्य की अगर बात करें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो वाच्य साथियों अगर बात करें ना ये आपके ध्यान रखना है एक तो कर्तृवाच्य, उसके अलावा कर्मवाच्य और साथियों आपका भाववाच्य यानी कि तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन इंग्लिश की अगर बात करें दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। चलिए सम उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा? यानी कि एक ऐसे शब्द का आपको चयन करना है जिसमें सम उपसर्ग है। तो अगर बात करें साथियों कहां पर है सम उपसर्ग तो यहां पर अगर बात करें सम्मति की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस मति निकल कर आता है तो मत सम यहां पर क्या हो जाएगा? सम साथियों उपसर्ग हो जाएगा जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए धाक जमाना साथियों ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब इस चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? तो यहां पर अगर बात करें रोब जमाने को कहा जाता है साथियों धाक जमाना। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो यहां पर साथियों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो रोज कसरत करने वाले की अगर बात करते हैं ये क्या है साथियों? ये वाक्य में विशेषण पदबंध है इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए यानी कि अगर बात करें ना साथियों लोगों की विशेषता, देखिए लोगों की विशेषता एक तरीके से किन किन शब्दों के द्वारा बताई जा रही है तो लोगों की किन लोगों की बात चल रही है तो रोज कसरत जो लोग करते हैं ना उनकी बात चल रही है। तो यहां पर विशेषण पदबंध क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला होगा जो रोज कसरत करने वाले लोग। लता उगती है इस वाक्य की अगर बात करें साथियों बहुवचन अगर बनाए यानी कि लता का बहुवचन साथियों अगर बनाए तो क्या बनेगा? देखिए लता का बहुवचन हो जाएगा लताएं तो वाक्य क्या बनेगा साथियों? पूरा लताएं उगती हैं और है की जगह है यहां पर आ जाएगा। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यह हिंदी का साथियों अंतिम प्रश्न है। इसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद साथियों फिर हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है ना? चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें तो जब तक जीवन है तब तक इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? नास्तिक होगा नहीं, जिज्ञासी होगा नहीं, आजीवन हो जाएंगे। इनके पहले का तो साथियों ई में मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों क्या कहा जाता है? जो ईश्वर को ना माने लिखा है तो उसको साथियों नास्तिक कहा जाता है। बिल्कुल जो सब कुछ जानता है साथियों उसको क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। और उसके अलावा जो किसी बात की जानने की इच्छा यहां पर लिखा हुआ है जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसको क्या कहा जाता है साथियों? जिज्ञासी कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा? पहले का ई हो जाएगा, दूसरे का बड़ा आ हो जाएगा और तीसरे का साथियों छोटा आ हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं तीसरे का साथियों बड़ी ई हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों यहां पर अगर बात करें और चौथे की अगर बात करें क्या हो जाएगा? चौथे का बड़ा आ हो जाएगा। तो अगर बात करें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा तो देख लेते साथियों पहले का छोटी ई था, उसके बाद दूसरे का छोटा आ था। ठीक है ना? छोटी छोटा और ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला कुल मिला के हो जाएगा। कुल मिला के उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चार प्रश्न मैंने यहां पर आपको बताए हैं एक प्रश्न भी चार प्रश्न की अगर बात करें तो थे। उसके बाद देखिए अब सामान्य ज्ञान के साथियों प्रश्न आप लोग देखिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत के पहले वायसराय की अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग साथियों कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसके द्वारा निकाला गया था? यानी कि किसने यूनानियों को बाहर निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों यूनानियों को बाहर निकाला था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सुल्ताना रजिया यानी कि रजिया बेगम की अगर बात करते हैं तो ये किसकी बेटी थी? यानी कि इनके पिता का नाम साथियों क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था साथियों? इल्तुतमिश था। यानी कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया बेगम था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाला हरदयाल की अगर बात करते हैं ना साथियों तो इनके द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
साथियों अगर बात करें एग्जाम को क्रैक करने का आसान तरीका हो तो मैं आपको बता चुका हूं, आपसे सिंपल चीज गलत ना हो और मॉडरेट चीज गलत ना हो, और हार्ड भले आप उसको अटेम्प्ट भी ना करो हार्ड क्वेश्चंस को, ठीक है ना, लेकिन सिंपल पर आपने 1% भी अगर गलती नहीं करी, 100% एक्यूरेसी रही और मॉडरेट पोर्शन में भी रही, तो अगर साथियों सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये तो साथियों साबरमती आश्रम से किया था, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर साथियों कौन सा है? तो बंदरगाह वाला नगर कौन सा है साथियों? लोथल है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है? तो सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है साथियों? अमीर खुसरो को माना जाता है, और इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सी, यानी कि उन दो ज्वालामुखी के नामों की अगर बात करें तो बैरन द्वीप साथियों हो जाएगा और नारकोडम हो जाएगा। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अगर बात करें साथियों कर्क रेखा की, मिजोरम से होकर गुजरती है, झारखंड से, त्रिपुरा से, लेकिन ओडिशा से साथियों होकर नहीं गुजरती है। अब नहीं गुजरती है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार साथियों कौन सा है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। चंद्र ग्रहण का कारण क्या, यानी कि जो चंद्र ग्रहण लगता है ना साथियों, ये क्यों लगता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो नहीं, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तो नहीं साथियों, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि चंद्र ग्रहण साथियों जब लगता है जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो साथियों क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो सेबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, सेविंग्स एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया तो गलत, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया ये भी नहीं सही, सर्वे ऑफ इंस्टेंशन एसेंशियल बिजनेस इंडिया ये भी नहीं साथियों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, बताइए। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण साथियों कौन सा है? तो इस्पात उद्योग की अगर बात करें, इस प्रश्न का बिल्कुल सही साथियों उत्तर हो जाएगा, यानी कि पूंजी प्रधान उद्योग अगर बात करते हैं तो कौन सा है साथियों? इस्पात उद्योग ही है। उसके बाद देखिए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, यही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्ण कौन से अनुच्छेद में है? यानी कि मौलिक कर्तव्यों की साथियों जब हम बात करते हैं तो इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 51 के का में है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। उसके बाद देखिए कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला इनमें से कौन सा है? तो एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था, यह साथियों मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला था। आंसर आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मुख्यमंत्री जी की साथियों नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि कौन मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं? तो जो साथियों राज्य के होते हैं ना राज्यपाल, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो यह कौन से अनुच्छेद में है साथियों? किसी और अनुच्छेद में नहीं, बल्कि अनुच्छेद 1 तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का एक संघ है। यह अनुच्छेद साथियों 1 में लिखा है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, यानी कि रिटायरमेंट की अगर बात करें तो 65 वर्ष में साथियों रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। उसके बाद देखिए हितोपदेश के साथियों अगर बात करें ना, किसकी रचना है साथियों? तो ये तो नारायण पंडित जी की रचना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हितोपदेश साथियों किसकी रचना है? तो नारायण पंडित जी की रचना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाना वाला बेकिंग पाउडर साथियों कौन सा है, बताइए। तो अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला
कौन सा बेकिंग पाउडर है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। स्पाईवेयर की अगर बात करें तो ये क्या होता है साथियों? पहचान की चोरी, एक प्रकार का खेल, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं, साइबर जासूसी होती है साथियों, ये किसे कहा जाता है? स्पाईवेयर। तो आंसर यहां पर आपका डी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें साथियों 5 विश्वविद्यालय थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक मुक्त विश्वविद्यालय है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आंसर यहां पर जिनका भी था ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं साथियों अगले नंबर के प्रश्न की कि विशु, पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये साथियों अगर बात करें ना, ये तीनों उत्सव की अगर बात करें तो जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो राहुल सांकृत्यायन संस्थान है, इसमें किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह मिलता है? तो किसका किसका साथियों मिलता है? मोहरों का, मृदा पात्र का और सिक्कों का मिलता है। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में जो भारत कला भवन है ना, ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में मथुरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या वाराणसी में? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत साथियों किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी साथियों हम लोग मैथ के और रीजनिंग के बहुत शानदार शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने साथियों यहां तक का अगर सफर तय कर लिया है तो मैथ और रीजनिंग को भी देखकर जाइएगा, क्योंकि उन की अगर बात करें उन प्रश्नों में से सारे साथियों बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने रियल परीक्षा में। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ललित मोहन सेन के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? ललित मोहन सेन ने की थी। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत हैं। तो किस अधिनियम के अंतर्गत हैं साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भर्ती किए गए के अंतर्गत हैं साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे भर्ती किए गए हैं, ये आपका उत्तर होगा। अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो इतनी पावर तो साथियों जिला मजिस्ट्रेट के पास होती है जो ये काम कर सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें साथियों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो कौन सा चक्र साथियों सर्वाधिक प्रभावित होगा? जैव भू रासायनिक चक्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले कहते हैं संवेदनशील स्थलों को। तो यहां पर साथियों अगर बात करें जैव विविधता की प्रचुरता प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है साथियों? तप्त स्थल कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डेटा की बुक की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो आप लोग यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, देखिए यहां पर अगर बात करें रेड डेटा बुक का संकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN के द्वारा किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये IUCN साथियों क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ, अगर बात करें आई से आपका इंटरनेशनल हो जाएगा, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये तो इंग्लिश में होगी, हिंदी में क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा साथियों रेड डेटा बुक का संकलन किया जाता है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ये साथियों अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए, कई बार इस प्रश्न को मैं करा चुका हूं और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, तो देहरादून में है साथियों। अब उसके बाद देखिए कि थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रा साथियों ये कहां पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो ये साथियों कहां पर स्थित हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ।
तो अब आपके सामने साथी यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग का पहला प्रश्न है, पहले रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार का 1 से 2 प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपको बताना है क्या क्या आएगा साथियों, तो ये आएगा A, B, C या D आएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें, ये एक ऐसे लाइन दी गई है, ये एक ऐसे लाइन दी गई है, ये एक ऐसे लाइन दी गई है, तो यहां पर भी साथियों कुछ इस प्रकार की लाइन आ जाएगी। यहां पर हम लोग साथियों एक तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक आपकी तो ये लाइन आ गई साथियों जो मैंने यहां पर खींच दी। उसके अलावा अगर बात करें, एक आपकी ये भी तो लाइन आई है, क्योंकि सब में देखिए सब में लगी हुई है, तो एक ये लाइन आ गई आपकी। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कैसे कैसे क्या क्या आएगी, ये भी तो हमें देखना है ना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर साथियों एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, जो कैसे साथियों बनेगा, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर आपको अब बताना है साथियों ऐसा आपको कौन सा नजर आ रहा है। ऐसा तो आपको साथियों ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है। यहां पर अगर साथियों कथन की हम लोग बात करते हैं ना कि आनंद एक कलाकार है, कलाकार सुंदर होते हैं, हमें इतना पता है कि आनंद भैया जो है ना वो एक कलाकार है और कहा गया है कि कलाकार सुंदर होते हैं। क्या आनंद सुंदर नहीं है? तो यहां पर तो साफ साफ बताया गया है कि आनंद कलाकार है और कलाकार सुंदर होते हैं, यानी कि आनंद सुंदर है। तो यहां पर कहा जा रहा है आनंद सुंदर नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं साथियों, तो मुझे नहीं पता सभी सुंदर लोग ही कलाकार होते हैं। हमें इतना पता है, सिर्फ जो यहां पर हमें जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष को देखना है। आनंद कलाकार है और आनंद सुंदर है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हम कैसे कह सकते हैं कि सभी सुंदर लोग कलाकार होंगे? सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, ये भी साथियों गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यहां पर आपका सब पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में साथियों आनंद सुंदर है, बिल्कुल ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई एक ही तो सही होगा। तो आनंद कलाकार है और कलाकार सुंदर होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आनंद सुंदर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीले को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पक्षी तो भैया कहाँ उड़ते हैं? पक्षी तो साथियों हवा में उड़ते हैं। और यहां पर हवा को क्या कहा गया है साथियों? सफेद कहा गया है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? सफेद के आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों इस टाइप का क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे साथियों पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले साथियों काउंट कर लीजिए कितने हैं, खाली जगह को भी काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 है साथियों ये। अब अगर बात करें इनका पेयर जो बनेगा वो या तो 3 में बनेगा या साथियों 4 में बनेगा। पहले 3 में बनाकर देख लेते हैं, अगर काम बनता है तो ठीक, वरना 4 में बना के देख लेंगे। तो 3 का पेयर 1 2 3, ये आपका 3 एक पेयर हो गया। 1 2 3 ये भी आपका एक पेयर हो गया। 1 2 3 ये भी आपका एक पेयर हो गया और 1 2 3 ये भी एक पेयर हो गया। यहां पर देखिए साथियों ए और बी है, यहां पर भी ए और बी है और यहां पर भी ए और बी है। अच्छा, यहां पर बीच में बी है, तो मुझे इतना पता चल गया कि बीच में भैया बी आएगा, ए बी बी हो गया। अब यहां पर भी अगर बीच में भी बी बना लेंगे तब भी क्या हो गया? ए बी बी हो गया। यहां पर भी ए बी बी हो गया। अब यहां पर साथियों ए बना लेंगे और यहां पर क्या बना लेंगे? बी बना लेंगे, तब भी ए बी बी हो गया। और यहां पर क्या बना लेंगे? बी बना लेंगे। तो अब हमें इतना देखना है कि हमने अपने पेन से कौन कौन से लेटर लिखे हैं। हमने बी लिखा है और फिर से बी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है और फिर से बी लिखा है। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, बस इतना आपको बताना है। बी बी ए बी बी साथियों ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखिए कि 35 है, मतलब इसमें आपको बताना है सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या डी है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें आपका, ठीक है, यहां पर अगर बात करें 5 छंग आपका कितना होता है? 30 होता है, 30 होता है, इसमें 5 बढ़ा दिया गया। 4 पंजे आपका कितना होता है साथियों? 20 होता है, इसमें 3 बढ़ा दिया गया। मतलब इसकी गुणा की गई है और इसमें कुछ जोड़ा गया है। इसकी गुणा की गई है, 3 चौक आपके 12 होते हैं, कितने जोड़ दिया गया? 3 जोड़ दिया।
4 पंजे 20 होते हैं, कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। 7 छंग आपका 42 होता है, कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। इसमें कितना जोड़ा था, 5 छंग आपका 30 होता है, इसमें 5 जोड़ा था। तो जो इसमें रूल लगा है वही इसमें लगा है, वही इसमें लगा है, लेकिन इसमें साथियों एक अलग रूल लगा है। सब में 3-3 प्लस हो रहे हैं, इसमें 5 प्लस हो रहे हैं। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो आएगा ना, वो यहां पर साथियों लिखा होगा कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प विषम है, उस विषम विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है ना, ऐसे आपको सामने लिखा होगा। उसके बाद देखिए इसमें भी साथियों लिखा होगा इसी प्रकार से कि एक विकल्प अलग है या विषम है या विभिन्न है या भिन्न है, उसको आपको चयन करना है। तारीफ करना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना या भर्त्सना करना। तो ये साथियों सब पॉजिटिव है। देखिए तारीफ करना अच्छी बात है, शाबाशी देना, प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन भर्त्सना करना साथियों एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट में आएगा। इसलिए सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम साथियों दर्शाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, क्या सबसे पहले एकदम से खड़ा हो जाएगा, तो नहीं। सबसे पहले बैठेगा, नहीं, तो वो तो लेटता होता है। या दौड़ने लगेगी, या चलने लगेगी, या घुटनों के बल चलेगा। तो साथियों सबसे पहले तो वो घुटनों के बल चलेगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद बैठेगा, खड़ा होगा, या दौड़ने लगेगा, या चलने लगेगा साथियों बताइए। तो उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा, यानी कि सबसे पहले पहला वाला काम होगा, उसके बाद दूसरा वाला काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, देखो ये निपट गया, ये निपट गया। उसके बाद दौड़ेगा नहीं, उसके बाद चलेगा नहीं, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा। तो चौथा वाला अब उसके बाद हो गया। अब उसके बाद क्या, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसके बाद दौड़ेगा, यानी कि 5 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। तो 5 आएगा साथियों, उसके बाद 3 आएगा। तो 124 और 53 साथियों आपको देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो 124 और 53 साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और बी में है तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों जैसी आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, उसी प्रकार की मैं यहां पर रीजनिंग आप सभी के लिए लेकर आया हूं। धीरे धीरे साथियों लेवल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, और इतना लेवल बढ़ा देंगे जहां तक आपका एग्जामिनर पहुंच ही नहीं सकता। यानी कि वो साथियों आपके पेपर में पूरी रीजनिंग को खंगाल के जैसे भी क्वेश्चंस देता है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी साथियों नहीं छोड़ कर आओगे। ये क्लास आपके लिए यूपी पुलिस की रोजाना होती है, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। मेरा मानना है साथियों अगर आप ये क्लास तब तक देखते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा है, जो डेली मैं क्लास आपको देता हूं, तो एग्जाम को साथियों क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। यानी कि चारों विषयों में मैं आपको इतना निपुण कर दूंगा साथियों कि कोई आपको हरा नहीं सकता। चलिए यहां पर अगर बात करें 28 है, 7 है, 11 है, 4 है, 25 है, 5 है, 10 है, 5 है, उसी प्रकार आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या नंबर आएगा। बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। देखिए हमें इतना पता है कि अगर हम 7 और 4 की गुणा कर दें तो 28 आ जाए, और हमें इतना भी दिख रहा है कि 7 और 4 को जोड़ दे तो 11 आ जाए। 5 और 5 को जोड़ दे तो साथियों 10 आ जाए, और 5 और 5 की गुणा कर दे तो 25 आ जाए। कितना सिंपल, पहले कितना कठिन लग रहा था, अब जैसे मैंने आपको बताया है अब आपका दिमाग चलने लगा है कि 8 तियां 24 हो जाएगा। ठीक है ना, और 8 और 3 को जोड़ने पे 11 आता है। तो आंसर आपने खुद बता दिया साथियों, 24 आपका अगर आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें 2 5 2 है, उसके नीचे 4 1 2 है, इनको कैलकुलेट करके ये 584 बना है। उसी प्रकार 694 बना है। यहां पर आपको बताना है क्या बनेगा साथियों बताइए। देखिए अगर इसको जोड़ते हैं ना, 2 चौक 8 आपके, इसको जोड़ते हैं 6 आएगा, तो 6 तो कहीं नहीं है। 5 और 6 आएगा, नहीं है। 2 2 4 4 है। अगर इसकी गुणा करें 2 चौक 8 तो 8 आपको साथियों ये मिल गया। 5 एकम 5 5 आपको ये मिल गया। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आपको ये मिल गया। उसी प्रकार 3 और 3 की गुणा करेंगे 9 आपका ये मिल गया। इतना हमें पता चल गया है। इस वाले नंबर की और इस वाले नंबर की जो गुणा कराएंगे वो बीच वाला नंबर होता है। देखिए इसकी गुणा कराएंगे बीच वाला आ जाएगा, तो इसकी गुणा कराएंगे हमें बीच वाला नंबर साथियों मिल जाएगा। और 7 कौन से ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, तो ऐसे आपको अगर उत्तर मिल रहा है तो आप ऐसे लगा दो। उसके बाद देख लेते हैं साथियों 2 दूना 4 अंत में आ जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 यहां पर अंत में आ जाएगा। और बचा क्या साथियों, 6 एकम 6 बचा, तो ये यहां पर आ जाएगा। यानी कि 678 साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों अगले नंबर का आपके स्क्रीन पर प्रश्न है। देखिए और बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। यानी कि 2 4 6 3 को कैलकुलेट करके 36 बनाया गया है। 5 5 5 2 को कैलकुलेट करके 30 बनाया गया है। तो 6 7 3 2 को कैलकुलेट करके क्या बनाया जा सकता है, 37 35 38 या 32, बताइए।
देखिए अच्छा गुणा करें हम लोग, पहले प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 4 और 9 हो जाएगा। तो 9 छंग तो साथियों बहुत ज़्यादा होते हैं, 36 नहीं होते हैं। अगर बात करें साथियों 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 में अगर ये 6 मिला लें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसकी हम गुणा कर दें तो 12 3 आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब शुरू के जो 3 नंबर है ना उसको आपको जोड़ लेना है, क्या बनेगा, 15 बनेगा। और चौथा वाला नंबर की गुणा करा देना है, क्या बनेगा साथियों, 15 दूना 30, ये आ गया। शुरू के 3 नंबर को आपको जोड़ लेना है, 6 7 आपके 13, 13 और 3 आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 16 की 2 से गुणा कराएंगे तो साथियों 16 दूना 32 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 4 6 9 को कैलकुलेट करके साथियों 694 बना है। 5 3 2 को कैलकुलेट करके 325 बना है। और 7 8 2 को कैलकुलेट करके क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहली नजर में ही मुझे इतना मालूम पड़ गया कि जो नंबर यहां पर है वही नंबर साथियों यहां पर है, जो नंबर यहां पर है वही नंबर यहां पर है, यानी कि जो नंबर यहां पर होंगे वही नंबर आपका राइट आंसर होगा। इतनी अगर बात करें, जो सबसे शुरू में है वो सबसे अंत में है, जो सबसे शुरू में है वो सबसे अंत में है, जो सबसे शुरू में है साथियों वो सबसे अंत में होगा, यानी कि यहां पर 7 आ जाएगा। और 7 कौन से ऑप्शन में है, अंत में, ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यहां पर अगर बात करें, निम्न विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो क्या साथियों लोटस बनाया जा सकता है, एल एल भी है, यहां पर ओ भी है साथियों, टी भी है, यू भी है और एस भी है, तो बनाया जा सकता है। टैबलेट बनाया जा सकता है साथियों, टी भी है, ए भी है, बी भी है, टैब हो गया। एल ई टी एक बार और देख लो, एल हो गया साथियों और ई हो गया, और साथियों टी भी है साथियों, पर एक बार और देख लेते हैं। टैबलेट की अगर बात करें साथियों, आपका टी भी यहां पर हो गया, ए भी हो गया और बी भी हो गया, बी आपका ये हो गया। उसके अलावा साथियों एल भी हो गया, ई भी हो गया और टी आपका यहां पर अगर बात करें ना, टी यहां पर साथियों 2 बार है, लेकिन यहां पर मुझे तो एक ही बार नजर आ रहा है, यहां पर एक ही बार है। तो टैबलेट साथियों नहीं बन सकता, अब नहीं बन सकता, तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी कि यहां पर जो है ना वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह आपको विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि पहले ए एम एन आया, फिर बी ओ पी आया, फिर सी क्यू आ रहा है, उसके बाद आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। देखिए सिंपल सी एक हिंट हमको मिल गई, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो जाहिर सी बात है सी के बाद साथियों डी होगा। और डी कौन से ऑप्शन में है, डी आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा हम लोग देख लेते हैं। एम एम होता है 13 पर और ये होता है साथियों 15 पर, ओ तो 2 बढ़ाया, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, 2 बढ़ाया, तो 17 में 2 जोड़ेंगे साथियों 19 आ जाएगा। और 19 पर क्या होता है, एस होता है। एन होता है साथियों 14 पर, 14 से 16 हो गया, यानी कि पी 16 पर होता है। ये फिर 18 हो गया, 18 से यहां पर 20 आ जाएगा, यानी कि यहां पर 20 पर होता है टी। तो डी एस टी कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है डी एस टी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए कथन आपके सामने साथियों लिखा हुआ है कि सभी आदमी रोजगार में हैं, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मान लीजिए ये आदमी हो गए, क्या हो गए साथियों, ये आदमी हो गए, और कहा जा रहा है कि सभी आदमी जो है ना वो रोजगार में हैं, यानी कि अगर बात करें साथियों सभी आदमी जो है वो रोजगार में, उसके बाद कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है। तो मान लीजिए ये साथियों क्या हो जाते हैं, ये आपके कर्मचारी हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है, तो कर्मचारी अलग हो जाएंगे, व्यवसायी अलग हो जाएंगे। अब यहां पर साथियों हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो देखिए जितने भी आदमी थे सब रोजगार के अंतर्गत थे, यानी कि कहा जा सकता है कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, तो ये तो साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, तो कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है साथियों। अब यहां पर ये लिखा है, अब आपको बताने के ये सही होगा या ये सही नहीं होगा, बताइए। देखिए कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, क्यों, क्योंकि साथियों जितने भी आदमी हैं सब रोजगार में है, यानी कि सब आदमी रोजगार है एक तरीके से, और कोई आदमी व्यवसायी नहीं है। और यहां पर साथियों क्या कहा गया था, कोई कर्मचारी व्यवसायी नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा और साथियों ये भी सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष की अगर बात करें आपका 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए
उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों कि एक्स है, डब्ल्यू है, ए है, उसके बाद वी टी सी है, उसके बाद एस पी एफ है और उसके बाद ओ के जे है। तो अब आपको बताना है यहां पर साथियों क्या आएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है साथियों, अगर आसानी से आपको नहीं मिल रहा है लेटर पोजीशन आप लिख लीजिए। जैसे कि बात करें एक्स 24 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, ए 1 पर आता है, वी 22 पर आता है, टी 20 पर आता है और सी 3 पर आता है, एस 19 पर आता है, पी 16 पर आता है, एफ 6 पर आता है, ओ 15 पर आता है, के 11 पर आता है और जे आपका 10 पर आता है। तो 24 से 22 हुआ 2 घटा, 22 से 19 हुआ साथियों 3 घटा, 19 से 15 हुआ 4 घटा, तो अब साथियों 5 घटेगा, 15 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 23 की अगर बात करें 3 घटा 20 हो गया, फिर आपका 4 घटा 16 हो गया, फिर आपका साथियों 5 घटा, अब आपका 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 पर होता है जे और 5 पर होता है साथियों ई। क्या जेई कहीं पर ऑप्शन में है तो बिल्कुल है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ए से सी हो गया, 2 बड़ा है, फिर यहां पर साथियों 3 बढ़ाया गया है, फिर यहां पर 4 बढ़ाया गया है, फिर यहां पर 5 बढ़ाया जाएगा। तो 10 पर होता है जे और 10 में अगर 5 बढ़ाएंगे साथियों तो 15 हो जाएगा और 15 पर होता है ओ, यानी कि जे ई ओ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि एक शब्द यहां पर दे रखा है साथियों, क्या लिखा हुआ है, मैटरनिटी लिखा हुआ है, तो मैटरनिटी के पहले चौथे मतलब मैटरनिटी का पहला वाला अक्षर और उसके बाद साथियों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पहले वाले अक्षर की बात की गई है और चौथे वाले अक्षर की बात की गई और सातवें वाले अक्षर कहां गया, 4 5 6 7 सातवें वाले और साथियों आठवें वाले की बात की गई है। अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, अर्थपूर्ण शब्द मतलब मीनिंगफुल शब्द यानी कि जिसका कोई मतलब हो। उसके बाद लिखा है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर एक्स दीजिए, अगर एक से ज्यादा शब्द नहीं बनते हैं तो हमें वाई उत्तर दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें हमें कौन कौन से लेटर हैं साथियों, एम है, उसके अलावा साथियों टी ई है, उसके अलावा साथियों क्या बन गया, आई बन गया, आई बन गया और साथियों टी बन गया। इससे हमें बताइए क्या कोई मीनिंगफुल शब्द बन रहा है साथियों, बताइए। देखिए अगर हम टी आई एम ई को ले लें, क्या टी आई एम ई को ले लें साथियों तो क्या बन गया, ये तो टाइम बन गया, टाइम एक मीनिंगफुल शब्द है। उसके अलावा एक और बनाया जा सकता है आई टी ई एम, क्या बन गया साथियों, आइटम बन गया, तो ये भी एक मीनिंगफुल शब्द है। क्या और इससे कोई और शब्द नजर आ रहे हैं साथियों, नहीं नजर आ रहे हैं। अब नहीं नजर आ रहे हैं तो अगर बात करते हैं ना साथियों, तो देखिए तो उत्तर एक्स दीजिए। कब उत्तर एक्स दीजिए, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं, तो एक से अधिक शब्द बन रहे हैं साथियों, 2 बन रहे हैं तो हमें उत्तर एक्स ही देना पड़ेगा। तो आंसर कुल मिला के आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मां का संबंध बच्चे से है तो पेड़ का संबंध किससे होगा, बताइए। चलिए माँ से एक तरीके से बच्चे बनते हैं तो पेड़ से साथियों क्या हो जाएगा, मतलब कुल मिला के माँ का संबंध जैसे बच्चे से है तो पेड़ की अगर बात करें, पेड़ का संबंध साथियों शाखाओं से हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन आपके सामने है साथियों, देखिए कथन की अगर बात करें साथियों, कथन आपके सामने है, क्या भारत में आनुवांशिक रूप में संशोधित बिनौला के उपयोग पर, क्या बिनौला के उपयोग पर प्रतिबंध तत्काल हटा लिया जाना चाहिए। बिनौला क्या होता है साथियों, बिनौला की अगर बात करें ना, ये जो गाय होती हैं, जो भैंसें होती हैं वो खाती हैं बिनौला, लेकिन बिनौला में एक ऐसा पदार्थ भी होता है जो अगर मनुष्य खाता है ना तो उसको नुकसान देता है साथियों, ठीक है ना। तो कहा गया है कि बिनौले के उपयोग पर से प्रतिबंध जो है वो हटा देना चाहिए क्या, ये आपसे साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि भैया हाँ हटा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि कपास उत्पादन बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका, मतलब यहाँ पर कपास का ना कोई जिक्र है ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं कहाँ से लाइन आ गई, तो ये तो गलत हो जाएगी इसलिए। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं भैया प्रतिबंध नहीं हटाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन बीजों का मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो प्रभाव तो पड़ता है क्योंकि मनुष्य का अगर खा लेता है तो उसको असर कर डालता है, लेकिन जो गाय भैंस खाती हैं वो उसको सह लेती हैं साथियों, तो मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल साथियों सही है। इसलिए कुल मिला के अगर बात करें कौन सा आपका तर्क मजबूत है, यहाँ पर केवल आपका 2 तर्क मजबूत है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये 1 वाला तर्क मजबूत है, ये 2 वाला, इसमें से कोई ना कोई
कोई ना तो एक ना तो दो और इसमें दोनों, तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, जूते में सदैव क्या होगा, तो जूते में क्या फीता होता है, तला होता है, चमड़ा होता है, पैर होता है। मतलब देखिए, अगर साथियों जूते में पैर नहीं है तब भी वो जूता कहलाएगा, चमड़े का जूता नहीं है तब भी साथियों और भी चीजें होती हैं जूते वाली, तो मतलब जूता और भी चीजों से बनाया जा सकता है। अगर साथियों अगर बात करें जूते बिना फीते वाला भी जूता होता है, लेकिन अगर किसी जूते में तला ही नहीं है तो वो कैसे जूता होगा साथियों, तो जूते में सदैव क्या होगा, तला होगा, सोल होगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। स्टैंड की अगर बात करें तो साथियों एस नजर आ रहा है, बिल्कुल, टी भी है, ए भी है, एन भी है, डी है क्या कहीं पर साथियों, डी तो मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी ये तीनों चेक कर लेना, बनाए जा सकते होंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अब साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैथ के बहुत बढ़िया बढ़िया साथियों क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कुछ व्यक्ति एक कार को 40 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगे थे। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार को, मान लेते हैं एक्स व्यक्ति, ये क्या है, ये कुछ व्यक्ति हैं, एक्स व्यक्ति एक कार को 40 दिन में करते हैं, यहां पर लिखा है एक्स व्यक्ति एक कार को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, मतलब ये जो पहले एक्स व्यक्ति थे ना, अब इसमें 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, एक्स प्लस 8 व्यक्ति हो जाएंगे, इतना हो गया ना, 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो जाता है, यानी कि पहले हो रहा था 40 में तो अब हो जाएगा 10 दिन कम में, यानी कि 30 दिन में हो जाएगा। तो अब आपको साथियों x का मान निकालना है, बाकी कैलकुलेट आपको करना है। तो 40 की x से गुणा करेंगे, 40x हो जाएगा, बराबर 30 की x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा साथियों, 30x हो जाएगा। और अगर बात करें 30 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, यानी कि 240 हो जाएगा। 40x यहां पर लिखा हुआ है साथियों, 40x, अगर ये 30x की बात करें, बराबर के उधर है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 40x में से 30x जाएगा साथियों, 10x बचेगा, बराबर कितना है, 240 है। अगर बात करें x बराबर, अब बराबर में साथियों क्या होता है, इस 10 की नीचे भाग हो जाएगी, यानी कि 240 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि x बराबर क्या बचेगा साथियों, 24 बचेगा। तो अगर साथियों बात करें क्या आपका राइट आंसर होगा, यहां पर पूछा गया था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यहां पर कुछ व्यक्ति एक कार को 40 दिन में करते हैं, यानी कि कितने व्यक्ति करते हैं, तो मैंने कहा था ना इतने व्यक्ति करते हैं, तो अब यही तो मैंने मान निकालना है साथियों। तो आपका क्या आंसर जाएगा, 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो क्या साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लेवल का एक तरीके से क्वेश्चन है, बताइए। प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई साथियों कितनी है, 57 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है, यदि उनके बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल साथियों क्या होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल की अगर बात करें साथियों, एक फॉर्मूला, एक सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे, किसका फॉर्मूला है साथियों, वो है साथियों समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो ये आपको साथियों ध्यान रखना है। फॉर्मूले की अगर बात करें 1/2 ए प्लस बी इंटू साथियों एच हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें ना साथियों, ए क्या है, तो ए की अगर बात करें तो ये एक लंबाई है, एक लंबाई ये है, ये बी हो जाएगी, और दूरी क्या अगर बात करें, दूरी आपकी साथियों क्या हो जाएगी, एक तरीके से एच हो जाएगी, ठीक है ना। तो समलंब का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, 1/2 जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ए कितना है साथियों, 57 है, तो ए आपका 57 आ जाएगा, प्लस आपका बी कितना है, 30 है, तो 30 आ जाएगा, और गुणा एच की अगर बात करें आपकी दूरी आ जाएगी, तो ये आपकी 28 हो जाएगी। यानी कि अगर बात करें साथियों 1/2 आपका हो जाएगा, और 57 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों, 87 आ जाएगा, तो गुणा 87 लिख सकते हैं, गुणा आपका 28 यहां पर हो जाएगा। चलिए तो अब उसके बाद साथियों यहां पर हमें क्या करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 से 28 को कैंसिल करेंगे, 14 यहां पर आ जाएगा, 14 की 87 से गुणा कराना है और कुछ नहीं करना है साथियों, 14 की 87 से गुणा कराएंगे, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 और 2 साथियों 34 हो जाएगा, और यहाँ पर 27 पूरा पूरा उतर जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 11 का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पूरा 12 आ जाएगा, तो 1218 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 1218
18 निकलेगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंडर रूट में है। देखिए साथियों, अंडर रूट 5 है, फिर उसका एक और अंडर रूट लगा है 11 है, फिर प्लस एक और अंडर रूट लगा है 19 है, फिर 29 है, फिर 49 है। तो इसको करने का तरीका एक ही है साथियों, मैं आपको देखिए बता चुका हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 25 लिखा है, इसको रूट बोलते हैं, अंडर रूट 25 लिखा है, तो अंडर रूट में साथियों ये क्या होता है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। यानी कि किसका स्क्वायर होगा, 5 गुणा 5 का स्क्वायर होगा। यही तो हम इसको हम ये लिख सकते हैं ना। अब अंडर रूट में से हम अगर नंबर निकालना है तो ये दो नंबर हैं, तो इसमें से साथियों एक ही नंबर निकलेगा। यानी कि अंडर रूट 25 था, इसका हमें क्या मिला, सिर्फ 5 मिला। अब ऐसे ही मान लीजिए अंडर रूट 36 होगा तो हमें क्या मिलेगा साथियों, 6 मिलेगा। यानी कि ये जिसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा तो वो निकलेगा। इतना आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे कि यहां पर अगर बात करें साथियों, ये अंडर रूट है, यहां पर 49 है, और 49 किसका स्क्वायर होता है साथियों, 7 का होता है। तो यहां पर ये रूट अब हट जाएगा, अब यहां पर सिर्फ 7 आ जाएगा। अब देखिए और कहानी, 29 और 7 कितना होता है साथियों, 36 होता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो यहां पर ये हट जाएगा, यहां पर साथियों 6 आ जाएगा। अब और आगे की कहानी देखिए, 19 और 6 आपका 25 होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है साथियों, 5 का होता है। यानी कि अब यहां पर कुछ नहीं है साथियों, सिर्फ 25 है। अब 11 और 25 आ गया, 11 25 साथियों होता है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 होता है। यानी कि साथियों अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो अब देखिए साथियों कितना आपके सामने आ गया यहां पर। अब देख लीजिए साथियों, देखिए एक सेकेंड, यहां पर क्या आया था साथियों, 25 आ गया, और ये आपका 11 आ गया, तो 25 36 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें साथियों यहां पर, अगर बात करें कितना आ गया यहां पर, तो साथियों 11 आ रहा है। ठीक है ना। एक बार हम लोग तो, क्योंकि हमें आंसर कुल मिला के नहीं मिल पाया ना, इसलिए एक बार और इसको साथियों हम लोग करके देखते हैं क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। यहां पर 7 आया, 29 और 7 आपका 36 होता है, 36 का 6 आएगा, इसमें जुड़ जाएगा। 19 6 25 होता है, 5 आपका आएगा, 5 आपका इसमें जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 11 और 5 16 होता है, जो कि 4 का होता है, तो यहां पर साथियों 4 आएगा। पता नहीं 6 कैसे आ रहा था, कैलकुलेट में मिस्टेक हो गई। 5 और 4 साथियों आपका 9 होता है, रूट 9 यहां पर आ गया। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 के साथ जाएगा। 2 सही 3/4 भाग 2 सही 2/3 भाग 1 सही 1/2 को इसको हल करना है, सरलीकरण का साथियों ये प्रश्न है। तो यहां पर साथियों इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 सही 2/3 को देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा आपको दिखे क्या करना है, नीचे वाले की गुणा कराना है इस वाले नंबर से, और उसके बाद जो आए ना उसको 3 में जोड़ देना है। यानी कि 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो साथियों 11 होता है। तो क्या आ जाएगा 11/4 आ जाएगा। यानी कि इसका रूप साथियों किसने ले लिया, 11/4 ने ले लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो साथियों 4 दूना 8, 8 और 3 आपका 11, 11/4 यहां पर साथियों आ गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी भी यहां पर भाग लिखा हो तो प्रश्न को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो यहां पर साथियों हम गुणा कर लेंगे, यानी कि भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो शर्त यह है साथियों, क्या शर्त है, इसको ऊपर नीचे करना है आपको। यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8/3 आया ना साथियों यहां पर, लेकिन गुणा लगाया है तो 8/3 की जगह में 3/8 साथियों यहां पर लिखना होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार यहां भी भाग है तो यहां भी हम गुणा का निशान लगाएंगे और इसको भी पलट देंगे। 12 कम 12, 12 13, 13/12 आएगा। तो आएगा क्या साथियों, असल में 12/13 यहां पर आएगा। देखिए अब अगर बात करें 4 एकम 4, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं, अब ऊपर क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 9 गुणा 11 यहां पर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों 8 गुणा 13 आपका हो जाएगा। 9 की अगर 11 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा, और 13 की 8 से करेंगे तो 13 8 साथियों 104 होता है। तो 99/104 साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि 2/7 का कितना प्रतिशत 1/5 है। तो मैं कह सकता हूं का मतलब साथियों क्या होता है, गुणा होता है। मैं कहता हूं साथियों 2/7 का यानी कि गुणा कितना प्रतिशत, मैं कह सकता हूं x%। अब यहां पर प्रतिशत का निशान लगाऊं वो भी सही है, या बटे में इसके 100 लगा दूं वो भी सही है। तो 2/7 का कितना प्रतिशत, x%, यानी कि x/100 बराबर कितना है साथियों 1/35 है। तो इतना आपको समझ में आ गया। आपको x का मान निकालना है, मतलब कितना प्रतिशत, तो x%, x का मान आपको निकालना है। अगर बात करें साथियों इस 100 की गुणा क्या हो जाएगी साथियों, इससे हो जाएगी, यहां पर 100 आ जाएगा।
इस 7 की गुणा भी इसी से ही हो जाएगी, तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगर बात करें इस 2 की गुणा नीचे हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 5 से कट होगा साथियों, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और ये 2 साथियों 20 से कट होगा, क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। यानी कि साथियों 10% आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राम की आय का 35% जो है ना वो क्या लिखा है, 17,500 है, तो उसकी आय क्या है। साथियों राम की आय का मैं कह सकता हूं उसकी आय x है, ठीक है, और का लगा है उसकी आय का 35%, तो का की जगह पे हम गुणा लगाएंगे। 35% है, 35 लिखा, प्रतिशत लगा होगा किसी भी नंबर में, बटे में साथियों 100 लगा देंगे। कितना है, यानी कि किसी की आय वो x है, तो x का यानी कि आय का 35% कितना बताया जा रहा है, 17,500 बताया जा रहा है। तो उसकी आय निकालना है, यानी कि x निकालना है, आपको आय मिल जाएगी। तो बराबर लगाए साथियों, इस 100 की गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें इस 35 की, ये भाग यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर साथियों सिर्फ x रहेगा। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 दुना आपका 14 हो जाएगा, 3 जाएगा 35 हो जाएगा साथियों, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। 2500 में साथियों 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 जीरो से गुणा करेंगे तो 2 जीरो साथियों यहाँ पर और लग जाएंगे। यानी कि अगर बात करें 2,50,000 आपका साथियों राइट आंसर आ जाएगा। क्या अच्छा यहाँ पर क्या अभी पूरा पूरा कट गया साथियों, पूरा नीचे भाग 5 भी तो है, तो 2,50,000 तो आपका ये आ गया, और नीचे क्या है साथियों, नीचे आपका 5 भी तो है, तो 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों 50,000 आपका आंसर जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं साथियों, एक दुकानदार एक अलमारी 6250 रुपए में खरीदता है। मतलब एक आदमी ने एक अलमारी खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 6250 रुपए की खरीदी, और अलमारी की मरम्मत करवाई, और मरम्मत का कुछ खर्च आया, कितना आया साथियों, 375 आया। और इसके बाद उसने वो अलमारी साथियों 6890 रुपए में बेच दी। तो दुकानदार को बताइए हानि हुई या लाभ हुआ। अगर हानि हुई तो कितने की हानि हुई, और लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ। देखिए उसने इतने रुपए में तो खरीदी, लेकिन इतने रुपए उसके और लग गए साथियों मरम्मत में, यानी कि कुल मिला के साथियों उसने कितने रुपए की वो साथियों पड़ी, ये कहा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, टोटल कितने रुपए की पड़ी, 6250 और 375 कुल रुपए की, इतने रुपए की पड़ी साथियों। 5 आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6, यानी कि इतने रुपए की एक तरीके से उसने खरीदी, ये हम लोग कह सकते हैं। और उसने बेची कितने की साथियों, इतने रुपए की बेची, इतने रुपए की बेची, और उसको पड़ी कितने, 6625 रुपए की पड़ी थी। तो उसको तो साथियों यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है साथियों, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। 8 में से साथियों 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर अगर बात करें, यानी कि 265 रुपए का साथियों सीधा सीधा उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहां पर लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 265 को प्रतिशत में बदलिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा 100 लगाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, उसे कितने रुपए में साथियों वो पड़ी थी, तो 6625 रुपए में ही तो पड़ी थी, तो 6625 रुपए आ गया। अब इसको साथियों आपको क्या करना है, कट करना है। तो 5 से कट करेंगे साथियों, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे साथियों यहाँ पर, सॉरी 5 पंजे, मैं आपको सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। अगर बात करें 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 दूना 14 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, इसको फिर से 5 से कट करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पर साथियों, 5 दूना आपका 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आपका क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 3 चला जाएगा, 5 छंग आपके 30 आ जाएंगे, 5 पंजे 25 आ जाएंगे। उसके बाद फिर से साथियों 5 से कट करेंगे, 5 चौक आपका, ठीक है, 5 चौक आपका ये आ गया, 53 भी तो यहाँ पर होगा, इसको कर लें, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 5 तीन आपका 15, 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका आएगा, यानी कि 4% प्रॉफिट हुआ साथियों। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। एक विक्रेता ने एक वस्तु को 20
20% की छूट देकर 24 रुपए में बेचा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 20% की जब छूट दी गई, मान लीजिए वो वस्तु साथियों 100% की होगी और 20% की छूट देंगे यानी कि 80% में वो वस्तु दे रहे हैं। यहां पर लिखा है कि 20% की छूट दी यानी कि 80 रुपए में वो वस्तु बेची और यहां पर लिखा है 24 रुपए में बेची, तो कहा जा सकता है 80% की वैल्यू साथियों 24 है, तो हमें 100% की वैल्यू बताना है क्या है। तो जब साथियों 24/80 नीचे आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, 1% बचेगा। तो इसको 100 में बदलने के लिए इससे गुणा करा लो 100 की, और 100 में इसको भी बदलना है तो इसको भी 100 की गुणा, क्योंकि हमें तो साथियों 100% की वैल्यू ही तो चाहिए है। अब इसको कैलकुलेट करा लो, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 चौका आपका 80 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 6 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए, तो एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 10,000 है, इसको 10%, 20%, 5% के 3 क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है, तो फिर उसके बाद वस्तु किस मूल्य पर बेची गई। यानी कि 10,000 रुपए की चीज़ है, पहले 10% की छूट दी गई, फिर उसके बाद जो मूल्य आया निकल कर, उसके बाद 20% की फिर छूट दी, उसके बाद जो मूल्य निकल कर आया उसके बाद फिर 5% की छूट दी, बट्टा दिया, तो उसके बाद अब वो कितने की बिकेगी फाइनली, 6,500 की, 6,840 की या 6,440 की, ये आपसे इतना पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे, 10,000 रुपए की अभी वो चीज है, सबसे पहले कितने रुपए की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई यानी कि 90% अब इसमें से बचा। उसके बाद साथियों 20% की छूट दी गई यानी कि 80% में अब अगर लिखेंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद 5% की यानी कि 95/100 यहां पर हम लोग लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करा लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस एक ये जीरो और 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपका क्या बचा साथियों, 8 नीम आपके 72, 8 नीम आपके 72 और ये 95, तो 95 और 78 की साथियों गुणा करा लो, 95 और 72 की गुणा करा लो बस। चलिए, तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और एक आपका 36 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 नीम 63 और एक साथियों 64 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका साथियों 14 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6840 साथियों आपका आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर 6840 है तो बिल्कुल करेक्ट है। 24,000 के ऋण के लिए 8% की साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,880 भुगतान की गई। ब्याज के भुगतान के लिए अवधि क्या है, देखिए यहाँ पर साथियों ए क्या है, तो ए की अगर बात करें 26,000, ए की अगर बात करें साथियों 26,880, 26,880 क्या है साथियों, ए है। पी की अगर बात करें यानी कि मूलधन कितना है, तो 24,000 है साथियों, बिल्कुल 24,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, मूलधन आ जाएगा। दर की अगर बात करें आर साथियों कितनी है, तो 8% साथियों यहाँ पर दर है और समय आपसे पूछा जा रहा है यानी कि टी पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100 यहां पर साथियों हो जाएगा। अच्छा, एसआई कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी ही तो साथियों एसआई होता है। तो यहां पर अगर बात करें एसआई क्या आपका निकलेगा, एसआई आपका साथियों ये निकल आएगा यानी कि 2880। तो 2880 आपका क्या हो जाएगा साथियों, एसआई हो जाएगा। पी कितना है साथियों अगर बात करें, पी आपका है 24,000, आर कितना है 8 और साथियों टी ही तो आपको निकालना है और अपॉन में साथियों क्या है 100 है। इन 2 जीरो से साथियों आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें साथियों 240 इसके नीचे आ जाएंगे यानी कि 8 2880, 2880 साथियों और बटे में साथियों आपके क्या आ जाएंगे 240 यहां पर आ गए और ये 8 भी यहां पर साथियों आ जाएंगे और बराबर क्या रहेगा, बराबर समय रहेगा। यानी कि इसको साथियों अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो यानी कि 2880 और ठीक है बटे 240, 8 को कैलकुलेट कर लेते हो तो समय आपको साथियों मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लेते हैं हम लोग, इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 कम 8 16, 8 3 24 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 छंग आपका 48 हो जाएगा। यानी कि साथियों क्या आपके सामने बचेगा, 36 बटे आपके सामने 24 बचेगा, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों तो 1.5 आएगा यानी कि 1.5 आएगा, यानी कि समय कितना निकला, 1.5 वर्ष आपका समय निकला। तो कहीं पर साथियों 1.5 वर्ष लिखा है, नहीं लिखा है तो 1.5 वर्ष ही तो होता है साथियों, 18 महीने जो होता है वो 1.5 वर्ष ही होता है, 1.5 ईयर ही होता है। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए
कि साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज जो है ना उस राशि का यानी कि P का 2/5 है। तो हम कह सकते हैं साथियों साधारण ब्याज कितना है, क्या कह सकते हैं साथियों, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है उस राशि का यानी कि P का 2/5। तो मैं कह सकता हूं ये P साथियों इसके नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर साथियों क्या रहेगा, यानी कि साधारण ब्याज बटे P यानी कि मूलधन का अनुपात जो निकलेगा, अगर साधारण ब्याज 2 है तो मूलधन 5 होगा। इतना हमें साथियों मालूम हो गया है। ब्याज की वार्षिक दर साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो R पूछी जा रही है, यानी कि R बराबर लिख सकते हैं साथियों साधारण ब्याज इंटू 100 और P और यहां पर साथियों T आ जाएगा। तो R निकालने के लिए साधारण ब्याज कितना है 2 है इंटू 100 आ जाएगा साथियों। P कितना है आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, P कितना है आपके सामने 5 है और समय कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ये देखिए। अगर बात करते हैं साथियों इसको कट करेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा। 4 दूना कितना होता है 8 होता है साथियों। 8% आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 8 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज दर 4% हो तो धनराशि क्या होगी। देखिए कभी भी आपके सामने लिखा हो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो अंतर यानी कि डी कह सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों PR² बटे 100 का स्क्वायर, ये इसका एक सूत्र होता है। तो अंतर कितना यानी कि 8, डी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। पी साथियों कितना है, अच्छा P आपसे पूछी जा रही है, गुणा R की अगर बात करें तो 4 है यानी कि 4 गुणा 4 आ जाएगा साथियों, बटे नीचे क्या आ जाएगा 100 गुणा 100 साथियों आ जाएगा। इससे 100 कट होगा तो 25 आएगा, 4 से 100 कट होगा तो 25 आएगा, यानी कि 25 गुणा 25 साथियों कितने होते हैं 625 होते हैं, ठीक है ना। चलिए कुल मिला के अगर बात करें P बराबर जो है ना साथियों 25 गुणा 8 यहाँ पर साथियों आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं साथियों आपका यहाँ पर देख लेते हैं 25 गुणा 25 साथियों 625 हो जाएगा। और अगर 8 से गुणा कराते हैं तो 8 पंजे साथियों 40 आ जाएगा, 8 दूना 16 और 4 आपका 20 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 आपका हो जाएगा और 2 आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो 5000 के साथ जाएगा। किशन, धीरज, अनुज ये 3 लोग हैं। इन तीनों ने, एक ने 20,000 रुपए लगाए, एक ने 25,000 लगाए, एक ने 30,000 लगाए। कितने समय ने, पहले वाले ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे वाले ने 2 वर्ष के लिए, तीसरे वाले ने 1 वर्ष के लिए व्यापार में पैसे लगाए और तीनों को जो लाभ हुआ साथियों वो 70,000 रुपए का लाभ हुआ। तो धीरज को कितना लाभ हुआ, तो साथियों एक ने कितना रुपया लगाया 20,000 रुपया लगाया, ठीक है। दूसरे ने कितना रुपया लगाया 25,000 रुपया लगाया और तीसरे ने कितना रुपया लगाया तो 30,000 रुपया लगाया साथियों, ठीक है ना। अब इनको सबसे पहले तो आप सबसे रेशियो में निकाल लीजिए, यानी कि 3 0 ये कट कर दीजिए, 3 0 ये, 3 0 ये, 5 छंग आपका, ठीक है। क्या इसको अगर 5 से कट करोगे 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे और 5 चौका आपके 20 हो जाएंगे। तो ये रेशियो निकलेगा। अच्छा इन्होंने कितने कितने समय के लिए लगाया, तो पहले वाले ने तो 3 वर्ष के लिए, तो पहले वाले की हम 3 से गुणा कर, दूसरे वाले ने 2 वर्ष के लिए तो 2 से गुणा कर देंगे ये, उसके बाद साथियों इसने 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और साथियों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको और कट लीजिए, 6 आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, यानी कि 6 5 3 आपका साथियों जो है ना वो अनुपात के रूप में निकला। अच्छा अब टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ तो साथियों 70,000 हुआ है। पूछा जा रहा है साथियों धीरज का लाभ पूछा जा रहा है कितना है, तो इसका लाभ लिखेंगे, नीचे टोटल का टोटल लाभ लिख देंगे। कितना साथियों रेशियो है ये एक तरीके से बात करें ये लाभ का ही साथियों रेशियो है। तो 6 5 11 11 और साथियों 3 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 पंजे साथियों 70 होता है, यानी कि 5,000 ऊपर और 5,000 की 5,000 से गुणा करेंगे साथियों 25,000 आपका आंसर आ जाए। यानी कि धीरज को कितना प्रॉफिट हुआ साथियों 25,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि नीचे देखते हैं साथियों, नीचे ऑप्शन में है नहीं है, बिल्कुल है साथियों। यानी कि आंसर कुल मिला के साथियों आपका जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपने देखे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के, उसके अलावा हिंदी के, उसके अलावा मैथ और रीजनिंग के। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।